जी लास्ट टाइम हमने आर्मस्ट्रांग इनडायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर पढ़ा था और इससे रिलेटेड हमने ये एग्जांपल्स की थी। इसके फिर ये दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे। एग्जांपल 5.6 बेसिकली है डिस्टॉर्शन से रिलेटेड कि जो हमने ये आर्मस्ट्रांग इनडायरेक्ट एफएम जनरेटर पढ़ा है, इसको इनडायरेक्ट एफएम जनरेटर क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि हम इसको स्टार्ट में नैरो बैंड बना रहे हैं फिर वाइड बैंड में कन्वर्ट करें, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट जनरेटर कहते हैं। ठीक है, कि हम इसको नैरो बैंड को कन्वर्ट करें वाइड बैंड में, नॉट डायरेक्टली टू वाइड बैंड, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल 5.6 है, इसके अंदर जो एफएम जनरेटर है, जो डिस्टोर्शन इनहेरेंट है, उसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस करना है। टू काइंड्स ऑफ डिस्टोर्शन अराइज इन दिस स्कीम, जो अभी हमने एफएम जनरेटर पढ़ा है। एक एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन है और दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन है। नैरो बैंड एफएम की वेव से अगर हम स्टार्ट करें तो नैरो बैंड एफएम की वेव, जैसे कि आपको पता है कि इसमें ये एक कॉस्ट फंक्शन होता है और एक साइन फंक्शन होता है, जो ये ब्लॉक डायग्राम जनरेट करता है, कॉस और साइन। ठीक है, इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है, जो इसका एनवेलोप है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो आपको मैग्नीट्यूड ई मिलता है, और थीटा फेज होता है tan इनवर्स ऑफ के एफ ए ओवर 1। के एफ ए ओवर 1 साइन ओवर कॉस का जो आर्गुमेंट है वो बेसिकली आपको फेज देता है इसका। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्यों अकर करेगी? एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन इसलिए अकर करेगी बिकॉज एम्पलीट्यूड ए ई ऑफ टी, इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है वो एग्जिस्ट करेगी बिकॉज ऑफ द टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड ई ऑफ टी। मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म इज नॉट कांस्टेंट, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, बट ये एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जो है इसको हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बैंड पास लिमिटर। दिस इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज एम्पलीट्यूड वेरिएशंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय अ बैंड पास लिमिटर। एज डिस्कस्ड अर्लियर इन द सेक्शन, जो हमने पिछले सेक्शन में देखा था, बैंड पास लिमिटर क्या करता है कि जो इनपुट आ रही है उसका मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो उसको +1 असाइन कर देता है, और अगर उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो उसको -1 असाइन करते हैं, उसको हम बैंड पास लिमिटर कहते हैं। इसके बाद जो थीटा है, थीटा की वैल्यू जो डिस्टॉर्शन है, आइडियली थीटा शुड बी KF80। थीटा क्या होना चाहिए? थीटा की वैल्यू होनी चाहिए KF80, बट क्या इशू होती है यहाँ पे? ये थीटा आपके पास है tan इनवर्स ऑफ KF80। अगर इससे हम फ्रीक्वेंसी निकालें, वेरी फ्रीक्वेंसी इज द डेरिवेटिव ऑफ थीटा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज द डेरिवेटिव ऑफ थीटा। tan इनवर्स का अगर आप डेरिवेटिव लें, इट इज KF A डॉट ओवर 1 प्लस KF स्क्वायर A स्क्वायर। इसमें अगर A की जगह जो A डॉट है उसकी जगह हम M पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि A और M के दरमियान इंटीग्रल का रिलेशन होता है। तो इसके बाद इसको अगर हम ऊपर ले जाएं और इसकी पावर सीरीज एक्सपेंड करें तो इट इज KF MT1 माइनस KF स्क्वायर प्लस KF A4। अब यहाँ पे ये पावर्स A की जो है ये इंक्रीज हो रही है। तो जो पहली टर्म है, ये वाली पहली टर्म, द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी शुड बी KFMT, यानी ये पहली टर्म एक्चुअली FM के केस में फ्रीक्वेंसी होती है इंस्टेंटेनियस। रिमेनिंग टर्म्स क्या है? द रिमेनिंग टर्म इन दिस इक्वेशन आर द डिस्टॉर्शन। तो इस फेज डिस्टॉर्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी में जो है वो डिस्टॉर्शन आ रही है। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन वाली टर्म्स हैं जो इसमें एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए देखें, टोन मॉड्यूलेशन सिग्नल आपको पता है ऐसा सिग्नल होता है जिसमें मैसेज सिग्नल जो है वो एक फ्रीक्वेंसी का साइनोसाइड हो। तो इसको अगर हम यहाँ पे इसका फेज निकालें, ए इज द इंटीग्रल ऑफ मैसेज सिग्नल, इसका इंटीग्रल लें, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद ओमेगा आई इज KF A डॉट ओवर 1 प्लस KF स्क्वायर A स्क्वायर। इसको ओपन करें, यहाँ पे इसको ओपन कर लें आप डायरेक्टली, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके ए की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, एम की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें। इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन की टर्म्स है वो टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी along with desired signal. So the ratio of third harmonic distortion to the designed, ये third harmonic है ना, 3 omega m. The designed can be found for the generator for the narrowband FM stage. Theta into B is equal to 25 hertz. Hence, the worst possible case occurs at the lower modulation frequency. For example, if the tone frequency is only 50 hertz, then beta is equal to 0.5. In this case, the third harmonic distortion is 1/15. तो अगर हम इसको कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा एम,
लेट्स से यहाँ पे ओमेगा एम इन्होंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे दी है या टोन फ्रीक्वेंसी दे दी है 50 हर्ट्ज, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करेगी डिस्टोर्शन, क्योंकि आपको पता है डिस्टोर्शन भी ओमेगा एम पे डिपेंड कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो डिस्टोर्शन है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जिसका ट्रांसफर फंक्शन होता है एच एफ एफ इज इक्वल टू 2 a पाई एफ प्लस बी। हाँ जी, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पांस को, एच ऑफ टी इम्पल्स रिस्पांस होता है ना, उसका अगर हम फोरियर ले लें फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं तो उसको ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। और ट्रांसफर फंक्शन से अगर हम इनपुट सिग्नल के फोरियर को मल्टीप्लाई करें तो हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। तो अगर हमारे पास इस किस्म का सिस्टम हो जिसका ट्रांसफर फंक्शन का रिस्पॉन्स ये हो, ये क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स ये कि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका आउटपुट लीनियर है, जिस तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है इसी तरह आउटपुट भी इंक्रीज होती जा रही है। इस रिस्पॉन्स को अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक लीनियर लाइन है, इस लीनियर लाइन को 2a पाई प्लस b। तो इस किस्म का जो भी ट्रांसफर फंक्शन होगा किसी सिस्टम का, उसको इस्तेमाल करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देयर आर सेवरल पॉसिबल सर्किट्स विद सच कैरेक्टरिस्टिक्स। इस किस्म के रिस्पॉन्स के लिए डिफरेंट सर्किट्स अवेलेबल हैं। द सिंपलेस्ट इज द आइडियल डिफरेंशिएटर, इसका ट्रांसफर फंक्शन j2 पाई f होता है। तो आइडियल डिफरेंशिएटर क्या करता है, जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेता है और डेरिवेटिव लेने के बाद हमें उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। कैसे मिलती है इसको मैथमेटिकली देखते हैं। लेट्स से कि एक एफएम सिग्नल है a cos मेगा सी टी प्लस के एफ एम, ये एफएम सिग्नल है ना, ये ब्रैकेट में जो सिग्नल है ये एफएम है, सबको पता चल रहा है। चलिए, ये जो cos फंक्शन है इसका डेरिवेटिव माइनस साइन है, माइनस साइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है साइन ऑफ थीटा माइनस पाई से। तो आपको पता है इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन ही बन जाएगा। तो खैर, इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड अगर आप देखें तो इसके एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखें, ये जो डिफरेंशिएटर की आउटपुट है यहाँ पे प्लॉट हुई है। इस प्लॉट में अगर आप देखें तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और यही मैग्नीट्यूड एनवेलोप जो है अगर हम फाइंड कर लें तो हमें मैसेज सिग्नल मिल जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफएम सिग्नल का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद उसको एनवेलोप डिटेक्टर से पास करते हैं, एनवेलोप डिटेक्टर ये एनवेलोप उठा लेता है, ए ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी में मिल जाता है और यहाँ से हम एम ऑफ टी निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये स्कीम है एफएम डीमॉड्यूलेशन की। और ऑलवेज ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसकी वजह से हम इजीली इसकी एनवेलोप डिटेक्शन कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड ए ऑफ द इनकमिंग एफएम कैरियर मस्ट बी अ कांस्टेंट। ये ए की वैल्यू जो है ये वाली ये कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा, लेट्स से ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ ए का डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए। If the amplitude a were not constant but a function of time, there would be an additional term containing derivative of a on the right side. Even if this term were neglected, the envelope phi m dash would be a and the अगर let's say कि यहाँ पे time dependent a है तो इस टर्म में हमारे पास envelope detector would be proportional to m of t into at, still leading to distortions. Hence it is essential to maintain a constant. यानी जरूरी हमारे लिए यह है कि ये कांस्टेंट हो ए, ताकि हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ए की टर्म ना आए और सिंपली मैसेज सिग्नल के ऊपर जो है उसका एनवेलोप डिपेंड करे और एनवेलोप डिटेक्टर जो है उसको निकाल लेगा यहाँ से, ठीक है। तो एफएम की डिटेक्शन हम उसी तरह कर सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटर एंड एनवेलोप डिटेक्टर। प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर्स। प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर्स किस किस्म के होते हैं? डिफरेंशिएटर जो अभी हमने पढ़ा है ऊपर, ये एक तरीका है एफएम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करने का। इसी तरह कुछ और मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ डिफरेंशिएटर भी हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर भी डिफरेंशिएटर के तौर पे काम करते हैं। इसी तरह ऑन द अदर हैंड द रोल ऑफ डिफरेंशिएटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ लीनियर सिस्टम हुज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंटेन्स अ पॉजिटिव स्लोप। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस किस्म का हो उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एफएम डीमॉड्यूलेशन। दिस मेथड इज नोन एज स्लोप डिटेक्शन। तो स्लोप निकालनी है, स्लोप जो है वो फ्रीक्वेंसी है। वन सिंपल डिवाइस इज आरसी हाई पास फिल्टर। तो बेसिकली आरसी फिल्टर जो है वो भी ये काम करता है कि आपको स्लोप डिटेक्ट करके दे देता है। लेट्स से कि ये आरसी फिल्टर का इम्पल्स का ट्रांसफर फंक्शन है,
HFF इज इक्वल टू J2 पाई FRC और 1 प्लस 2 पाई FRC। तो ये रिस्पॉन्स भी हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द स्लोप, और अगेन उसका स्लोप को निकालने के बाद हमने सिंपली उसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल आएगी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी एनवेलोप में, उस एनवेलोप हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो प्रैक्टिकली हम जो है वो आरसी फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, ओप एम्प भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली सिंपल ट्यून आरएलसी सर्किट भी हम यूज कर सकते हैं, फॉलोड बाय एन एनवेलोप डिटेक्टर कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। ये एक आपके सामने एक आरसी सर्किट बना हुआ है व्हिच इज आरसी हाई पास फिल्टर, और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है इट इज अगेन 1/√LC। तो अगर आप देखें तो आरसी हाई पास फिल्टर का रिस्पांस भी लीनियर है इस सेगमेंट के लिए। तो हम इस सर्किट को यूज करेंगे फॉर दीज फ्रीक्वेंसीज टू परफॉर्म स्लोप डिटेक्शन। स्लोप निकल आएगी इसके, हम उसमें से एनवेलोप डिटेक्ट कर लेंगे। इसी तरह एक और मेथड है विच इज कॉल्ड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर्स। अगर हम जीरो क्रॉसिंग्स को डिटेक्ट कर लें तो आपको पता है किसी भी सिग्नल की जो जीरो क्रॉसिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल एक ये सिग्नल है, इसकी अगर आप जीरो क्रॉसिंग को डिटेक्ट कर लें और आपको पता हो इस टाइम के दौरान कितने दफा जीरो को क्रॉस किया, तो आप इजीली उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी यूज होता है, और आल्सो यूज ऑफ एडवांटेजेस इन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। द फर्स्ट स्टेप इज टू यूज एम्पलीट्यूड लिमिटर टू जनरेट अ रेक्टेंगुलर पल्स आउटपुट। ठीक है, रेक्टेंगुलर पल्स आउटपुट मिलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम काउंट कर लेंगे और मैसेज सिग्नल को उसके मुताबिक हम डीमॉड्यूलेट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर्स हमने देखी है, आरसी सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, ओप एम्प यूज कर सकते हैं, और सिमिलरली जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर्स यूज कर सकते हैं। एक और मेथड है एफएम डीमॉड्यूलेशन का बाय यूजिंग पीएलएल, फेज लॉक लूप। क्योंकि फेज लॉक लूप भी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करके दे देता है अननोन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी में कोई शिफ्ट है, फ्रीक्वेंसी इन फेज नहीं है, तो आप पीएलएल को इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो वही फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बेसिकली हमें क्या दे देगा, वैसे सिग्नल की इंफॉर्मेशन दे देगा। कंसीडर अ पीएलएल दैट इज इन लॉक विद इनपुट सिग्नल। लेट्स से इनपुट सिग्नल था, उसके साथ लॉक का मतलब है कि वो सिंक्रोनाइज्ड है, एंड आउटपुट एरर सिग्नल ई नॉट ऑफ टी। व्हेन द इनपुट सिग्नल इज एन एफएम सिग्नल, कोई एफएम सिग्नल आया इसका फेज ये था, देन ईटा नॉट आउटपुट क्या हो जाएगी इसकी, एम अल्फा 5 बाय माइनस थीटा ई बेसिकली एरर है जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान है। With PLL in log, we can assume a small frequency error. Thus, the loop filter output signal is, इसकी आउटपुट अगर हम देखें E नॉट आउटपुट इज इक्वल टू 1/c थीटा डॉट। ये अगेन वही 1/c थीटा डॉट है जो हम PLL में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, इस डेरिवेटिव में यहाँ पे ये मैसेज की इंफॉर्मेशन है। तो अगेन आपको आउटपुट से क्या मिल रहा है, मैसेज सिग्नल मिल रहा है, और इस मैसेज से आप अपने सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर लेते हैं। पीएलएल भी यूज कर सकते हैं हम फॉर फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन। इफेक्ट्स ऑफ नॉन लीनियर डिस्टोर्शन एंड इंटरफेरेंस। हाँ जी, डिस्टोर्शन और इंटरफेरेंस में क्या फर्क होता है? एक सिग्नल का दूसरे सिग्नल पे जो इफेक्ट है उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, और चैनल का जो इफेक्ट है उसको हम डिस्टोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन टू नॉन लीनियरिटीज। नॉन लीनियरिटी के लिए एंगल मॉड्यूलेशन यानी एफएम और पीएम जो है वो इम्यून है, यानी उन पे नॉन लीनियरिटीज का इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू एएम। कैसे होता है ये देखते हैं। अ वेरी यूजफुल फीचर ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन इज इट्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। क्योंकि एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, उसमें इंफॉर्मेशन मैसेज की स्टोर नहीं होती, which makes it less susceptible to non-linearities. Consider for instance an amplifier with second order non-linear distortion. ये आपके सामने जो एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये नॉन-लीनियर इक्वेशन है जिसमें ये सारी नॉन-लीनियर टर्म्स हैं। Clearly the first term is the desired signal. ये हमारे पास जो है वो सिग्नल की टर्म है, while the remaining terms are the unwanted signal distortion. For the angle modulated signal, ये आपके सामने जो एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिखा हुआ है, x is equal to a cos omega ct plus phi। अगर एफ एम होगा तो यहाँ इंटीग्रल एम हो जाएगा, और अगर पी एम होगा तो यहाँ थीटा आ जाएगा, तो यहाँ मैसेज सिग्नल आ जाएगा एम। इसको हम पुट करते हैं इस नॉन लीनियर इक्वेशन में। जब आप इसको पुट करेंगे उस नॉन लीनियर इक्वेशन में, सिंपली एक्स की जगह ए कॉस ct प्लस 5 पुट करें आप, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है, 2 ओमेगा सी है और n ओमेगा सी है।
अब आपका जो रिक्वायर्ड मॉडरेटेड सिग्नल है वो तो ये वाला है, पहली टर्म जो है। तो अगर आप एक बैंड पास फिल्टर इस्तेमाल करें जो मेगा सी को पास होने दे और बाकी सबको रिजेक्ट कर दे, तो इजीली जो नॉन लीनियर टर्म्स हैं वो सारी की सारी इसमें से निकल जाएंगी, अनवांटेड टर्म्स जो है वो निकल जाएंगे। दिस शोज दैट एंगल मॉडरेटेड सिग्नल्स आर इम्यून टू नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि अगर नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन आई है तो एंगल मॉडरेटेड वेव को जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी तमाम अनरिक्वायर्ड टर्म्स जो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बैंड पास फिल्टर। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम एएम सिग्नल देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखें, similarly non-linearity in AM does not only cause unwanted modulation with carrier frequencies but also causes distortion of the desired signal. तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये केस ऐसे नहीं है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल पुट करते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। इसको एक्स का पुट करें तो आपके पास ये जो टर्म्स आएंगी, आप देखिए आप इस टर्म में फॉर एग्जांपल आप बैंड पास फिल्टर लगाते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसको निकाल देते हैं। अब आप इस टर्म में देखें तो इस टर्म में आपके पास मैसेज सिग्नल नहीं है, बल्कि मैसेज सिग्नल में ये एक अननोन टर्म ऐड हुई है। इसका मतलब है कि नॉन लिनियरिटी की वजह से एएम सिग्नल में डिस्टॉर्शन को आप रिमूव नहीं कर सकते, वो इसके अंदर डिस्टॉर्शन रहती है, जबकि एफएम और पीएम में वो डिस्टॉर्शन रिमूव हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस इफेक्ट। अगर इंटरफेरेंस ऐड हो जाए आपके सिग्नल के अंदर तो उसका क्या इफेक्ट होगा? एंगल मॉड्यूलेशन is also less vulnerable than AM to small signal interference from adjacent channels। अगर स्मॉल इंटरफेरेंस है एडजस्टेंट चैनल से तो उस केस में भी एंगल मॉड्यूलेशन जो है इज अ बेटर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक सिग्नल है ए कॉस ओमेगा सी टी और उसमें एक इंटरफेरेंस ऐड होगी है आई कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा टी। ये आपके पास रिसीव्ड सिग्नल जो है इसमें ओरिजिनल सिग्नल है और ये उसमें इंटरफेरेंस ऐड हुई है। इसमें अगर आप कॉस कॉमन ले लें और इसको एक सम एंगल की फॉर्म में लिख लें तो ये आपके पास ई आर कॉस ओमेगा सी टी प्लस साई डी की टर्म है, वेयर साई डी इज tan इनवर्स ऑफ आई साइन ओमेगा टी ओवर ए प्लस आई कॉस ओमेगा टी। तो क्या होगा? when the interfering signal is small in comparison to the carrier, I is very less than A। I जो है वो इंटरफेरेंस है और A जो है वो कैरियर सिग्नल है, सो I is very less than A। तो क्या होगा? इसका जो फेज है साइड ई, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें I की जो कि स्मॉल और नेग्लिजिबल हो तो ये I ओवर A साइन ओमेगा टी बन जाएगा। द फेज ऑफ ई आर कॉस इज साइड ई, ये फेज है, एंड इट्स इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी प्लस डी डैश, यानी आप इसका फेज का अगर इंटीग्रल लेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इफ द सिग्नल ई आर कॉस इज अप्लाइड टू एन आइडियल फेज डी मॉड्यूलेटर, फेज जी मॉड्यूलेटर को हम अगर अप्लाई करें तो आउटपुट वाई डी वुड बी इक्वल टू साइड डी। आप सिंपली इसको एक फेज डी मॉड्यूलेटर को दें तो आपको साइड डी आउटपुट यहाँ से मिल जाएगी। सिमिलरली द आउटपुट वाई डी ऑफ एन आइडियल फ्रीक्वेंसी डी मॉड्यूलेटर वुड बी साइड डी डैश। क्यों? क्योंकि फेज मॉड्यूलेशन में इंफॉर्मेशन फेज में होती है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में वो उसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो फेज का डेरिवेटिव होता है। तो वाई डी क्या है? आई ओवर ए साइन ओमेगा टी, ये आपके पास है फॉर पीएम सिग्नल्स, और फॉर एफएम सिग्नल इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो इट विल बी आई ओवर ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे। तो इन दोनों केसेस को अगर हम देखें, इन ईदर केस द इंटरफेरेंस आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर एम्पलीट्यूड ए। इंटरफेरेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैरियर ए से, यानी ए जितना लार्ज होगा स्मॉलर इज द इंटरफेरेंस रेट। दिस बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एएम सिग्नल्स वेयर द इंटरफेरेंस आउटपुट इज इंडिपेंडेंट। एएम सिग्नल में एम्पलीट्यूड जितना मर्जी बढ़ा लें उसकी इंटरफेरेंस कम नहीं होती, लेकिन एफएम और पीएम में आप देख सकते हैं कि कैरियर होने से इंटरफेरेंस कम हो रही है। उसका मतलब है कि एंगल मॉड्यूलेशन जो है वो बेटर चॉइस है इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस कैंसलेशन, इंटरफेरेंस को कंपनसेट करने के लिए। Hence, angle modulated systems are much better than AM systems at suppressing weak interference. Because of the suppression of weak interference in FM, we observe what is known as the capture effect. The capture effect क्या होता है? For two transmitters with carrier frequency separation less than audio range, दो carrier frequencies आप ले लें, उनकी separation जो है, separation band जो है वो less than audio range, जो audio range 300 kHz होता है. So instead of getting interference, we observe that the stronger carrier effectively suppresses the weaker carrier. तो इसी तरह की बात है कि आपके पास दो सिग्नल आ गए, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है।
तो प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिल जाएगा और वीक सिग्नल जो है वो सप्रेस हो जाएगा। इसको कहते हैं कैप्चर इफेक्ट इन एफएम एंड पीएम सिग्नल्स। Next, interference due to channel noise. The channel noise acts as an interference in an angle modulated signal. हाँ जी, जो channel noise है वो interference के तौर पे act करती है angle modulated signals के लिए, FM और PM के लिए। क्यों? We shall consider the most common form of noise, white noise. White noise एक ऐसी noise है जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी हर फ्रीक्वेंसी पे चैनल नॉइज, वाइट नॉइज ने अपना इफेक्ट करना है। तो इसलिए इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चैनल नॉइज, नॉट फॉर एएम सिग्नल्स बट फॉर एफएम और एंड पीएम सिग्नल्स। दिस मीन्स दैट आई इज कांस्टेंट फॉर ऑल ओमेगा, यानी आप जो मर्जी इंटरफेरेंस फ्रीक्वेंसी ऐड करें वो हर सिग्नल में ऐड इक्वली होगी, ठीक है। वाइट इसलिए हम इसको कहते हैं, आपको पता है कि वाइट लाइट जो है उसमें तमाम फ्रीक्वेंसीज होती है ना, तो इसलिए वाइट नॉइज भी वो नॉइज है जिसमें तमाम फ्रीक्वेंसीज पड़ी हुई है। द इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इज नॉट कांस्टेंट फॉर पीएम एंड इंक्रीजेस लिनियरली विद ओमेगा फॉर एफएम। होता क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये इंटरफेरेंस है। जो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है एफएम के केस में इंटरफेरेंस बढ़ी है, लेकिन पीएम के केस में इंटरफेरेंस कांस्टेंट है, क्योंकि एफएम में जो है वो इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी में स्टोर होती है, इस वजह से। अब ये जो इफेक्ट है, ये जो परफॉर्मेंस है एफएम की, ये तो हमें शो कर रही है कि जो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे हम, आपके इंटरफेरेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि एफएम की इंटरफेरेंस भी किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के बाद कांस्टेंट हो रहा है। इसको कहते हैं एफएम विद पीडीई, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। पीडीई क्या होता है? प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस इन एफएम ब्रॉडकास्टिंग। Figure shows that in FM the interference increases linearly with frequency, already हम देख चुके हैं, and the noise power in the receiver output is concentrated at higher frequencies, और higher frequencies में जो है वो noise की power होती है। A glance at figure 4.18b shows that the power spectrum density of audio signal is concentrated at lower frequencies below 2.1 kHz। ये हमने देखा था कि 2.1 kHz से नीचे जो है वो noise, वो जो audio signal है उसमें information store होती है। Thus, the noise power spectrum density is concentrated at higher frequencies, where message is the weakest. It may seem like a disaster, but actually, in this very situation, there is a hidden opportunity to reduce noise greatly. हाँ जी, इसके लिए हम जो स्कीम यूज करेंगे उसको कहते हैं प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। ये होता क्या है बेसिकली, ये देखें, सबसे पहले सिग्नल हमने उसको प्री एम्फेसिस से पास किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से पास किया, डीमॉडरेटर से पास किया, और अगेन इसको कंपनसेट करने के लिए डी एम्फेसिस इस्तेमाल किया। अब प्री एम्फेसिस या डी एम्फेसिस क्या है? ये प्री एम्फेसिस है, बेसिकली प्री एम्फेसिस करता क्या है कि एक स्पेसिफिक रेंज में सिग्नल को गेन दे देता है, और डी एम्फेसिस क्या करता है? एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में सिग्नल को अटेनुएट कर देता है। गेन देने के लिए और अटेनुएट देने के लिए वही आरएलसी सर्किट जो इस्तेमाल होते हैं, ये सर्किट यूज होता है प्री एम्फेसिस के लिए, और ये सर्किट होता है डी एम्फेसिस के लिए, जिसमें हमने इसको अटेनुएट करना है। तो फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में इसको गेन देते हैं और फिर अटेनुएट करते हैं, तो जब इस सिग्नल में गेन लेना है तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया इसका, मैग्नीट्यूड बढ़ने के बाद जब मॉड्यूलेट होगा तो उसमें इंटरफेरेंस का, चैनल नॉइज का इफेक्ट कम होगा, और दूसरे एंड पे हम उसको वापस अपने ओरिजिनल हालत में बाय यूजिंग डी एम्फेसिस। Pre-emphasis and de-emphasis filters, FM has smaller interference than PM at lower frequencies, while the opposite is true at higher frequencies. जाहिर है कि higher frequencies पे उसका opposite exist करेगा। If we can make our system behave like FM at lower frequencies and behave like PM at higher frequencies, we will have the best of both worlds. यानी लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हम इसको एज एन FM यूज कर लेते हैं यहाँ तक, क्योंकि कम रहती है इसमें इंटरफेरेंस, और हायर फ्रीक्वेंसीज में जब एफएम इंटरफेरेंस बढ़ने लगे तो हम इसको एज अ पीएम यूज कर लें। बेसिकली उसका टारगेट है प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस का। क्योंकि ये प्री एम्फेसिस फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, ये आपके पास बेसिकली इस स्लोप को इंडिकेट कर रहा है वो, ठीक है, जो गेन है। मैग्नीट्यूड रिस्पांस है। मैग्नीट्यूड रिस्पांस कैसे निकलेगा? अगर आप इसका
मैग्नीट्यूड निकालें, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालें आप, और इसी तरह बीम फ्रिंजेस फिल्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये एक अटेन्यूएटर है और वो एक गेन है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने करना क्या है कि इस ट्रेंड को अचीव करना है। इस ट्रेंड को अचीव करने के लिए इन फ्रीक्वेंसीज को हम एफएम के तौर पर डील करते हैं, और यहाँ से हायर फ्रीक्वेंसीज को हम एज अ पीएम डील करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्मूथ कर्व मिल जाती है और हमेशा इंटरफेरेंस जो है वो एक लेवल से नीचे रहती है। नेक्स्ट है 5.6 सुपर हेट्रोडाइन एनालॉग एएम एफएम रिसीवर्स। अब हम एफएम पढ़ लिया, डीमोडुलेटर पढ़ लिया, उसका इंटरफेरेंस इफेक्ट्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एफएम के रिसीवर को। ये बेसिकली एएम एफएम रिसीवर वही रिसीवर है जो आप इस्तेमाल करते हैं। रेडियो आपके पास है, आपको पता है कि आप उससे एएम भी सुन सकते हैं और एफएम भी सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं कि चाहे एएम साइड बैंड प्लस कैरियर चाहे एफएम हो, आप उन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों में से मैसेज सिग्नल निकाल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनवेलप डिटेक्टर। तो एनवेलप डिटेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। द रेडियो रिसीवर यूज्ड इन ब्रॉडकास्ट एएम एंड एफएम सिस्टम इज कॉल्ड द सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। It consists of an RF section and a frequency converter, an IF section, an envelope detector and an RF amplifier। ये देखें, ये आपके पास सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है, ये एंटीना है, ये RF एम्पलीफायर है जिसमें बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है जो इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेगा न्यू फ्रीक्वेंसी पे, इसका लोकल ऑसिलेटर है। इसके बाद ये IF एम्पलीफायर है, मतलब IF फ्रीक्वेंसी को जो एम्पलीफाई करेगा। ये डिटेक्टर है जो कि इसमें से एनवेलप को डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद इसको हम एम्पलीफाई करते हैं। तो आरएफ सेक्शन उस सेक्शन को कहते हैं जहां पे आरएफ फ्रीक्वेंसी को हम डील करते हैं। तो ये जो दो ब्लॉक्स हैं, एंटीना और आरएफ एम्पलीफायर, इन दोनों में जो फ्रीक्वेंसी है वो आरएफ रहती है। आरएफ फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होती है जो कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग या कन्वर्जन, वही जो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि आपने फ्रीक्वेंसी को किसी स्पेसिफिक लेवल पे कन्वर्ट करना हो, उसमें ये लोकल फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है और आप नई फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। उसके बाद आईएफ एम्पलीफायर, आईएफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हम इसको शिफ्ट करते हैं ताकि हमें एक लोअर फ्रीक्वेंसी मिल जाए। तो लोअर फ्रीक्वेंसी क्यों लेनी है हमने, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद डिटेक्टर है। डिटेक्टर क्या करेगा कि इसमें से आपके रिक्वायर्ड सिग्नल को जनरेट करेगा, चाहे वो एनवेलप डिटेक्टर हो, और फाइनली उसको हम ऑडियो एम्पलीफाई करके सुन लेंगे। अब इस स्टेज पे जो सिग्नल लिखा हुआ है A+ MT cos मेगा CT, ये आपका वही एम सिग्नल है, और ये जो लिखा हुआ है A cos मेगा CT प्लस आई, ये आपका एम सिग्नल, एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। तो ये दोनों किस्म के सिग्नल्स के लिए यूज होता है, चाहे आपके पास FM सिग्नल है चाहे आपके पास AM सिग्नल है, ठीक है। ये जो है फ्रीक्वेंसीज ओमेगा C है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज IFM which are intermediate frequencies। तो the RF section consists of a tunable filter and an amplifier that picks up the desired station। तो जब आप ट्यूनिंग करके स्टेशन सेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली इस बैंड पास फिल्टर की आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट कर रहे होते हैं। इसी तरह लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि कैसे काम करते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी प्लस दिस फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी माइनस दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू IF फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी को होना चाहिए ओमेगा C और IF के सम के बराबर, ठीक है। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है, FC प्लस FIF। अब आप चैनल सेट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आपने AM 1000 सुनना है, 1000 सुनना है, या आप कहते हैं आपने FM 90 सुनना है, FM 89 सुनना है। तो वो जब आप ट्यूनिंग करेंगे तो बेसिकली उस ट्यूनिंग से ये बैंड पास फिल्टर भी ट्यून हो रहा है, और साथ साथ देखेंगे डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि दोनों इकट्ठे ट्यून हो रहे हैं। The super heterodyne structure is broadly utilized in most broadcast systems। हम इसको इस्तेमाल करते हैं FMA और AMA। As discovered by Armstrong for AM signals, the translation of all stations to a fixed intermediate frequency, IF frequency intermediate frequency जो है वो फिक्स्ड है, जो भी रेडियो का चैनल होगा वो IF पे आ जाएगा, ठीक है। Allows us to obtain adequate selectivity। It is difficult to design precise band pass filters of bandwidth 10 kHz। यानी कि जो बैंड पास फिल्टर जो हम शुरू में यूज कर रहे हैं ये एग्जैक्ट जो है वो डिजाइन करने बड़े मुश्किल होते हैं, जबकि IF पे हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। बस the RF filter cannot provide adequate selectivity against adjacent channels। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके दरमियान सिलेक्शन है और इंटरफेरेंस है।
but when the signal is transmitted to an IF frequency, it is further amplified by an IF amplifier which does have good selectivity. तो ये बेसिकली IF एम्पलीफायर क्या करेगा, जो IF सिग्नल उसको एम्पलीफाई करेगा और आप इजीली अपने रिक्वायर्ड सिग्नल को इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. अब एक्चुअली द एंटायर सिलेक्टिविटी इज प्रैक्टिकली रियलाइज्ड इन द IF सेक्शन. यानी सिलेक्टिविटी यहाँ पे होगी IF सेक्शन में, जबकि इस सेक्शन में क्या होगा, RF सेक्शन में. RF section plays a negligible role. The main function of RF section is image frequency suppression. हाँ जी, इमेज फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग के बाद इमेजेस बनते हैं. आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग भी एक तरह की मॉड्यूलेशन है ना, तो उसमें भी जो कॉपीज बनेंगी, इमेजेस बनेंगे, उनको हमने कैंसिल करना होगा. As observed in example, the output of the receiver of the mixer or converter consists of components of the difference between the incoming frequency and the local oscillator frequency. दोनों का difference होता है. Now consider the AM, for example. If the incoming carrier frequency is 1000 kilohertz, तो let's say सिग्नल आ रहा है, आपने लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रख दी 1000 प्लस 455, यानी आप 455 हर्ट्ज को रखना चाह रहे हैं RF फ्रीक्वेंसी, तो IF फ्रीक्वेंसी, तो इट इज 1455 किलोहर्ट्ज. बट अनदर कैरियर जिसकी फ्रीक्वेंसी 1455 प्लस 455, इसकी इमेज फ्रीक्वेंसी बनेगी 1455 प्लस 455. इट विल आल्सो बी पिक्ड अप, यानी आप ये चैनल सेट करेंगे तो साथ ही चैनल भी सेलेक्ट हो जाएगा. तो बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी को और इस फ्रीक्वेंसी को कौन सेट करेगा, वो ये RF सेक्शन में जो बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है वो उसमें से फ्रीक्वेंसी सेट करेगा. द स्टेशन एट 1910 किलोहर्ट्ज इज सेट टू बी द इमेज ऑफ द स्टेशन एट 1000 किलोहर्ट्ज. तो इसकी इमेज स्टेशन को रिजेक्ट करने के लिए बेसिकली हम सेक्शन को इस्तेमाल करते हैं. ओके, IF सेक्शन इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के लिए. और इस किस्म के ट्रांसमिटेंट को हम सुपर हेटेरोडाइन कहते हैं. सुपर हेटेरोडाइन का मतलब होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग. अगर आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी मिक्सर है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से भी हायर है ना, ओमेगा सी प्लस ओमेगा ई है, इसका हम इसको सुपर हेटेरोडाइन AM FM रिसीवर करते हैं.